तो हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की, क्योंकि आपका एग्जाम है बहुत नज़दीक। तो मैं बात करने वाला हूँ आज आपके सोशल साइंस के बहुविकल्पी क्वेश्चनों की। तो बहुत जल्दी से आपके कम से कम 800 से क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का उदय हुआ था? कब हुआ था? 1804 में। कब हुआ था? 1804 में। कह रहा फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1848 में। कब हुई थी? 1848 में। अगला क्वेश्चन दिया गया, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन है? यह निम्नलिखित नेताओं में से कौन से एक गुप्त संगठन यंग इटली के द्वारा बनाया गया था? कौन से? मेजिनी के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोन नंबर दिया गया, निम्न में किस संधि के फलस्वरूप यूनान के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? तो हो जाएगा कुस्तुनिया की संधि में। करें निम्न से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसका है? मैट्रिक का। किसका है? मैट्रिक का। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है और आया भी क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, दो ध्यान से। कह रहा राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ था। कह रहा जर्मनी को किस वर्ष को स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था? 1871 में। ठीक, आगे क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जर्मनी का एकीकरण मुख्य रूप से भूमिका किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क की थी। किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क की थी। देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह नेपोलियन का संबंध किस देश से? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से है। ठीक, आगे बात करते हैं, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जीसुपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1848 फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना था। ठीक, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। कह रहे जर्मन संस्कृति में वोक्साजिस्ट का आशय था, क्या था? राष्ट्र से था। कह रहा संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। कब में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। अब क्वेश्चन दिया गया है कि ज्यूसेपे मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, कैसा था? यंग इटली का। कह रहे नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन कब पराजय हुआ था? 1815 में हुआ था। अभी क्वेश्चन दिया, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से? जर्मनी से। किससे? जर्मनी से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया 18 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया था? तो विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो एक सीमित राज्य तंत्र था। कह रहा निम्न किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो काइजर विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो एमानुएल द्वितीय को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा 1804 में नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया है? तो जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार। आगे क्वेश्चन, जीसुपे मैत्सिनी का संबंध किससे है? तो इटली के एकीकरण से है। अगला क्वेश्चन, वियना का संबंध वियना की संधि कब हुई थी? तो 1815 में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया, निरंकुश का तात्पर्य क्या होता है? तो निरंकुश का तात्पर्य होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। उदारवाद का संबंध किससे है? तो उदारवाद का संबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून की समझ समानता से है। अब देखिए ये चैप्टर हमारा पहला चैप्टर हो गया। अब हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद की। किसकी बात करते हैं? भारत में राष्ट्रवाद की। तो देखो भारत में राष्ट्रवाद की बात करते हैं एमसीक्यू की। तो देखो कर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वापस कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया, संविज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। देखिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा दक्षिण अफ्रीका कब वापस आए? 1945 में हमने बात कर ली है। और फबिनावेग आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक के अतिरिक्त किसको महत्व दी? नमक का प्रयोग अमीर गरीब को सभी दूर करते हैं, सभी करते थे। ठीक, कह रहा 13 अप्रैल 1919 में किस घटना संबंधित? जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920 में प्रारंभ किया था। देखिए आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन की कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? तो गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया, संविधान नागरिक आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड एरविन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान नागरिक आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ ही होती? तो नमक कानून तोड़कर। करेक्ट। करो मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करेक्ट। वंदे मातरम गीत किस द्वारा लिखित गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था। करेक्ट। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1922 में घटित हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। आगे क्वेश्चन दिया गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का है। इन्होंने किसे बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। जलियांवाला बाग का कांड गोलियां किसने चलवाई थी? जनरल डायर के द्वारा चलवाई गई थी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, भूमंडलीय विश्व का बनना। ठीक, देखो ज्यादा कठिन नहीं है और एक एक लाइन के क्वेश्चन है। अगर आप साथ देंगे तो जल्दी हो जाएगा कंप्लीट हमारा। ठीक, और ऐसे तो आप लोग कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जरूरी है। 18वीं शताब्दी तक संसद पर कौन से सबसे देश में सबसे धनी देश माने जाते थे? तो चीन और भारत। ठीक, 18वीं शताब्दी तक। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया, ब्रिटेन सरकार ने बड़े भूस्वामी के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे क्या कहा जाता था? तो कॉर्न लॉ कहा जाता था। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती कैनाल कनौली कहाँ बसाई गई थी? पंजाब में। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया गया 5वां नंबर दिया गया। देखिए ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है और आए हुए क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर रहे हैं। यूरोपीय देशों मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बंटवारा कर दिया था? तो अफ्रीका को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार में अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी? तो रिंडरपेस्ट के द्वारा। अनुबंध व्यवस्था की ओर किस नाम से जाना जाता है? तो नई दास प्रथा के रूप में जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया 1914 में 1919 के बीच में विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी और औपचारिक प्रतिस्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादों का कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये मान लेते हैं आप यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता का बहुत बृहद उत्पादन पद्धति का योगदान रहता है? तो हेनरी फोर्ड का। ठीक, अगला क्वेश्चन बात करते हैं 11वां, निम्न कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो जर्मनी का। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में हुआ था। ब्रिटेन में कानून समाप्त होने करने का कारण क्या था? तो उद्योगपतियों में शहरी लोगों का विरोध करना। अगला क्वेश्चन दिया 1940 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया था? अमेरिका में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? तो ये अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन करना था। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? तो एक बीमारी है। क्या है? एक बीमारी है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में हुई थी। देखिए अब आ गए चौथा नंबर चैप्टर हमारा है औद्योगिक का युग, औद्योगिकरण का युग। इसमें देख सकते हो बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है और सिंपल है। कारण कि शहरों में गिल्ड्स का कार्य क्या था? तो कारीगरों को प्रशिक्षण देना, उत्पादों
पर नियंत्रण रखना, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना उपयुक्त सभी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है आदि औद्योगिकीकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में केले विशाल स्तर पर होने वाला उत्पादन होता है घरों में। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी, तो इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया है, कपास को माना गया है। अगला क्वेश्चन सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई कब, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर स्थित किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी और लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ, तो ये है सूरत बंदरगाह। क्या आंसर, सूरत बंदरगाह। ठीक, अगला क्वेश्चन बात करते हैं कंपनी द्वारा एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में गुमास्त की नियुक्त की गई किसके द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। बुनकरों पर निगरानी हेतु, माल को इकट्ठा करने हेतु, कपड़ों को गुणवत्ता जांचने हेतु। ठीक, फिर क्वेश्चन दिया गया बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी, 1854 में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया 1850 में भारत की पहली जूट मिल कब लगाई गई थी, बंगाल में लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन दिया नए मजदूरों को भर्ती करने के लिए उद्योगपतियों ने द्वारा रखे जाने वाले जॉबर के लिए क्या शर्त था, तो ये है वह उद्योगपतियों को घराने कोई होता था। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया अपने माल के लिए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का महत्वपूर्ण तरीका क्या था, विज्ञापनों का। किसका था, विज्ञापनों का, है ना। तो अगर हम बात करते हैं विज्ञापनों का यूज करना चाहिए अगर आप कोई भी चीज को बेचना चाहते हैं, तो जैसे अभी भी आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पे दिखते हैं ना, विज्ञापन वैल्यू होता है हर चीज में। आगे क्वेश्चन दिया गया कि मैनचेस्टर के उद्योगपति ने अपने कपड़ों को बंडलों पर क्या लगाकर उन्हें बेचते थे, तो लेबल लगा के बेचते थे। ठीक, देखिए चैप्टर नंबर 5 है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व। ठीक, तो इसमें देखो बात कर लेते हैं, ज्यादा कठिन है नहीं। तो यहाँ पे देखो दिया गया क्वेश्चन पहला दिया गया जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम क्या था, डायमंड सोर्स था। मार्टिन लूथर थे एक धर्म सुधारक थे। अगला दिया गया है बिब्लियोथेक ब्लू नामक सस्ते कागज पर छापी जाने वाली छोटे आकार की पुस्तकों का चलन किस देश में था, फ्रांस में था। आगे दिया गया लुई सेबेस्टियन मर्सिस थे, कैसे थे, उपन्यासकार थे। अगला क्वेश्चन दिया पूर्णराज की स्थापना किस देश से हुई थी, इटली से हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया ब्रिटेन में छपाई की तत्कालीन किस देश से आई थी, इटली से। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के मध्य न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम के ने किसका आविष्कार किया था, ऑफसेट प्रेस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है हाथ के कागज पर हस्तलिखित पुस्तकों को कहा जाता है पांडुलिपि। अगला क्वेश्चन है पेरियार रामस्वामी नायकर कौन थे, एक समाज सुधारक थे। अगला क्वेश्चन भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस शताब्दी में आई थी, तो 16वीं शताब्दी में आई थी। अगला क्वेश्चन ये बंगाल गजट नामक पत्रिका संपादन किसने किया था, जेम्स ऑगस्टिन हिक्की के द्वारा किया गया था। किसके, जेम्स ऑगस्टिन हिक्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की कि गुलामगिरी के लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले हैं। कहते केसी नामक पत्रिका संपादन निम्नलिखित में किसे 1908 में कैद कर लिया गया था, बाल गंगाधर तिलक को। देखो बात कर लेते हैं हम लोग भूगोल की, संसाधन है विकास। ठीक, ज्यादा है नहीं, थोड़ा था और बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो क्वेश्चन दिया गया है भूमि एक संसाधन है किसकी, प्राकृतिक की। फिर आगे दिया निम्न में मिट्टी का एक प्रकार नहीं है, सीमेंट। कर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो 1992 में किया गया था। कर निम्नलिखित किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पर्वतों पर वृदावर्तन का साधन क्या है, हिमनद है। क्या है, हिमनद है। अगला क्वेश्चन है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहाँ, दक्कन के पठार में। फिर अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नलिखित का मुख्य कारण क्या था, तो अधिक सिंचाई करना था। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोग की थी, काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो लेटराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन निम्न किसकी मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा इनमें से सभी में पोटास में, फास्फोरस में, चूना में, सभी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती है, तो उड़ीसा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न किस राज्य में सबसे अधिक कृषि भूमि पर खेती होती है, पंजाब में। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न किस राज्य में संगराज काली मृदा पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है एजेंडा 21 संबंध किससे है, तो ये है संधारणीय विकास है। किससे, संधारणीय विकास से, है ना। तो किससे संबंधित है, संधारणीय विकास संबंधित है ना। आपका एक क्वेश्चन दिया गया लेटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है ना। देखिए ये बहुत जल्दी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। कौन है,
वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक, अब इससे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे, तो देख लेते हैं कितने हैं। तो देखिए भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारी विलुप्त होते हैं, तो 20% हो रहा है। फिर आगे दिया गया चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, वन संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया था, 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट किस प्रारंभ किया था, 1973 में। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत कितनी 1952 में निर्धारित किया था, 33। फिर निम्न कौन सा संरक्षित तरीक समुदायों में सीधी भागीदारी नहीं होती, वन्य जीव पशु या परिसीमन। अगर दिया सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हरा सोना निम्न किसे कहा जाता है, तो प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है हरा सोना। ठीक, तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगला चैप्टर है हमारा जल संसाधन। कौन सा है, जल संसाधन, चैप्टर 3। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया गया भारत में विश्व के वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त किया जाता है, तो 4%। कल विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो मॉरिशस मौसी नाम में होती है। अगला क्वेश्चन दिया भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, दामोदर नदी पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टेरी वन परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में। ठीक, तो उसके बाद एक क्वेश्चन ये दिया गया सराल बांध किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, ना कि इस तरीके से। फिर आगे कहेगा बांधों को भी कहा जाता है, क्या कहता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। कह जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, तो 97.5%। अब देखिए अब हम बात करते हैं कृषि के बारे में। चैप्टर 4 है कृषि के बारे में बात करते हैं। ठीक, कृषि से हमारे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आएगी एग्जाम में, तो बात कर लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, रोपण कृषि। कौन सी कृषि होती है, रोपण कृषि। निम्न कौन सी रबी फसल है, तो चना और काला चना। निम्न कौन सा एक फलीदार फसल है, दालें। अगला क्वेश्चन निम्न कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल उदाहरण है, तरबूज। रबी की फसलों को बोने का समय कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन निम्न कौन सी एक रेशेदार फसल है, जूट। ठीक, अगला बात करते हैं क्वेश्चन की निम्न कौन सी खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल कौन सी है, तो इनमें से आपको बात कर दें कि चना, कपास और धान तीनों है। कह रहे निम्न कौन सी रबी फसल है, तो गेहूं है। कह रहा भूदान आंदोलन किससे संबंधित है, विद्रोह भाव से। तो रबी फसल तो गेहूं है और खरीफ फसल चना, कपास, धान। ठीक, कह रहे निम्न कौन सी खरीफ की फसल है, धान है। कह रहे कौन सी रेशेदार फसल है, इनमें से सभी कपास, प्राकृतिक रेशम, जूट, ये सभी रेशेदार फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर्तन दैन कृषि, झूम कृषि निम्न किस राज्य में पाई जाती है, मिजोरम में पाई जाती है। झूम खेती मिजोरम में की जाती है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, ज्वार। ठीक, अगला चैप्टर दिया गया 5 खनिज तथा ऊर्जा और संसाधन। ठीक, देखिए इसमें ज्यादा चैप्टर नहीं है, बल्कि एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ना जरूरी है। कारण निम्न कौन सी खनिज अपक्षेत्र पदार्थों में अपशिष्ट भार को त्यागना और चट्टानों को अपघटन से बनाता है, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है झारखंड में सरता कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज की अग्रणी उत्पादन है, अभ्रक की। निम्नलिखित चट्टानों में किस चट्टानों के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है, तलछटी चट्टानों का। कारण झरिया प्रसिद्ध किसके लिए, कोयले के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्न कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो सौर ऊर्जा है। कह भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। कह अंकलेश्वर किसके द्वारा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए। फिर कह मुंबई हाई प्रसिद्ध किसके लिए, तेल पोषक सुधार कारखानों के लिए। कह कौन सी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, कोयला। ठीक, तो कोयला क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। अब बात करते हैं आगे। निम्न कौन सा खनिज आधारभूत है, लोहा अयस्क। निम्न इस्पात बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नीज का। अगला कौन सा चैप्टर क्वेश्चन है, एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है, तो कोयला से है। कह रहा हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से, लोहा अयस्क से। कह रहा कोरबा प्रसिद्ध किसके लिए, कोयला के लिए। मोनोजाइट रेत में निम्न कौन से खनिज पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है ना।
फिर आगे बात करते हैं निम्न में कौन सा खनिज धात्विक है, लोहा इसका है। कह निम्न में कौन से संसाधन परंपरागत है, पवन ऊर्जा है। कह निम्न में कौन सा राज्य बॉक्साइट में प्रमुख उत्पादन है, उड़ीसा। कह निम्न में कौन सा धात्विक खनिज है, मैग्नीज। फिर कह रहा है आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है, जस्ता। ठीक, फिर आगे बात कर लेते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है, प्राकृतिक है। कह रहे कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है, मध्य प्रदेश। कौन सा खनिज अत्यधिक है, अभ्रक। ठीक, अगला दिया गया है विनिर्माण उद्योग। ठीक, बात कर लेते हैं विनिर्माण उद्योग का मतलब क्या होता है। कह कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, सीमेंट। फिर आगे बात करें कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, एल्युमिनियम प्रगलन। निम्न में कौन सा दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, एल्युमिनियम प्रगलन। अगला क्वेश्चन निम्न कौन सा खनिज आधारित उद्योग है, सीमेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वामित्व के आधार पर कौन से उद्योगों का एक विभाजन नहीं है, तो उपभोक्ता का उद्योग। कारण निम्न कौन सा एक आधारभूत उद्योग है, लौह और इस्पात। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर, लूमेज का संबंध किससे है, तो वस्त्र निर्माण से। किससे, लूमेज का संबंध किससे, वस्त्र निर्माण से। कारण निम्न कौन सा भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो बेंगलुरु। ठीक, अब बात करते हैं चैप्टर 7 की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है निम्न कौन से दूरस्थ स्थित पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, तो दिया गया सिलचर और पोरबंदर। अगला क्वेश्चन निम्न कौन से परिवहन का संपादन वाहन हानियों तथा देरी की घटाता है, पाइपलाइन घटाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया कौन सा राज्य हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर में पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, महाराष्ट्र। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया इनमें कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकाई गहरी का पतन पूर्ण स्तरित है, तो ये कौन है, विशाखापट्टनम। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, एक सड़क परिवहन। अगला क्वेश्चन कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों या व्यापारों को दर्शाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से, NH-44 है ना। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया सीमांत सड़कों का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है, सीमा सड़क संगठन। कर बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी है, 1676 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन कौन सी किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, तो उर्वरक का। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित परिवहन में कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों में अत्यधिक आवश्यक है, तो वायु परिवहन। अगला क्वेश्चन भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1953 में। अगला क्वेश्चन पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक, देखिए आगे बात करते हैं हम नागरिक शास्त्र की इकाई तीसरी। ठीक, जो सत्ता की साझेदारी है। ठीक, और इसमें काफी चीजें हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा होने में हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर दिया गया है बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। ठीक, यहाँ कह रहा है बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है, एक सामुदायिक सरकार है। श्रीलंका एक देश कैसे है, द्वीपीय है। कह रहा श्रीलंका स्वतंत्रता राष्ट्र कब हुआ था, 1948 में। अगला क्वेश्चन जो है श्रीलंका ने 1956 किस भाषा को कानून बनाकर एक बार राज्य घोषित किया, सिंहली को। कह देश के अखंडता एकता के लिए क्या आवश्यक है, सत्ता की साझेदारी। कह बेल्जियम की सामुदायिक सरकार निम्न किस माध्यम से साझेदारी जानते हैं, तो विभिन्न सामाजिक समूहों के माध्यम से। कह श्रीलंका में कौन से बहुसंख्यक वर्ग है, सिंहली। ठीक, तो ये आपको पता होगा ना, तो जो श्रीलंका में निम्नलिखित कौन से बहुसंख्यक वर्ग है, तो सिंहली वाले बहुत ज्यादा है। दो क्वेश्चन आए हुए हमारे। कह रहा बेल्जियम कहाँ स्थित है, यूरोप में स्थित है। निम्नलिखित विभिन्न सत्ता बंटवारों कहलाता है क्या, संघीय सरकार कहलाता है। ठीक, अब देखिए चैप्टर नंबर दूसरा है संघवाद। क्या है, संघवाद। ठीक, संघवाद के बारे में बात कर लेते हैं क्या है। ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है, तो दिल्ली। कह रहा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को समावेश किया गया है, तो 22 भाषाओं किया गया है। कह निम्नलिखित किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है, तो पंचायती राज संस्थाओं में। कह रहा भारत पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, 1992 में। कह रहा भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, 28। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। कह रहा संविधान के निम्नलिखित 3 सूचियों में उल्लेखित है, कौन कौन सी, शिक्षा।
कह रहा ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन। कह रहा वर्तमान में संघ प्रणाली कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि संघात्मक शासन पर अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य इकाइयों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रांतीय प्रशासन संचालन कौन करता है? मुख्यमंत्री। में क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? मुद्रा। कह भारतीय राज्य में अपशिष्ट शक्तियों किसके प्रदान है? संघ के द्वारा। कह संबंधित सूची संबंधी विषय नहीं कौन सी? विदेशी मामले। कह संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। निम्न कौन सी संघीय सूची का विषय है? रक्षा। निम्न कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? दिल्ली। निम्न किस देशों में संघात्मक शासन नहीं है? श्रीलंका में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन कौन सा राज्य में सूची का विषय है? व्यापार। और निम्न कौन संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? कठोर संविधान। ठीक, आगे बात कर लेते हैं सवाल क्वेश्चनों की। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी एक राजभाषा है। संविधान माध्यम महिलाओं को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा गया है स्थानीय निकायों का। ठीक, आगे बात कर लेते हैं जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक, तो देखिए इनमें क्या होता है समझिए। कह रहे महिलाओं के समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। कह रहा भारत के विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात क्या है? बहुत ही कम है। कह रहा गांधी जी की मान्यता तथा राजनीति स्थापित मूल्यों में निर्देशित होनी चाहिए धर्म द्वारा। कह रहा धर्म के सामाजिक समुदाय को काम करता है। यह मान्यता किस पर आधारित है? सांप्रदायिक पर आधारित है। कह रहा धर्मनिरपेक्ष राज्य में है। क्या राज्य में है? धर्मनिरपेक्ष। बात कर लेते हैं तो लिखा है सभी धर्मों की समान समानता। क्या है? सभी धर्मों में समान समानता। कह रहा भारत में यहाँ औरतों के लिए क्या आरक्षण है? पंचायती राज की संस्था है। महात्मा गांधी विचारता कैसे थे? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। कह रहा यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या है? समाज में स्त्री पुरुष की असमान भूमिका। आगे बात कर लेते हैं हम लोग राजनीतिक दल की। ठीक, तो ये मुश्किल से 4 ही 5 क्वेश्चन है इसमें भी। देश के प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने दल को पंजीकृत कहाँ करना पड़ता है? चुनाव आयोग में। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 6। संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? विरोधी दल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में। निम्न कौन सा राजनीतिक राष्ट्रीय दल पार्टी नहीं है? समाजवादी पार्टी। लोकतांत्रिक व्यवस्था का सुधार कब होगा? तो उपयुक्त में सभी का होगा। ठीक, आप पढ़ सकते हो। निम्न कौन सा बहुजन पार्टी संस्थापक है? काशीराम। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? क्रांतिकारी लोकतंत्र। ठीक, आगे बात कर लेते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 है लोकतंत्र के परिणाम। क्या है? लोकतंत्र के परिणाम। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ज्यादा नहीं है। देखिए लोकतंत्र शासन में लोकतंत्र जो है शासन तथा अन्य व्यवस्थाओं से क्या है? एक बेहतर है। ठीक, आगे बात करते हैं विश्व के 100 से भी अधिक देश दावा करते हैं लोकतंत्र का। ठीक, अगला क्वेश्चन लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का अधिकार प्राप्त होता है अपनी सरकार को चुनने का। कह रहा मानवाधिकार दिवस कब मनाता है? 10 दिसंबर को। कह रहा लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक कैसे होने चाहिए? एक समान। अगला क्वेश्चन दिया शिकायतों का बनना रहना लोकतंत्र की क्या है? प्रतीक एक सफलता है। ठीक, अभी क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र का प्राथमिकता दी जाती है? पाकिस्तान में। खैर लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन को बताते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को असमानताएं बनी रहती हैं। क्या भारत में मताधिकार की आयु क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? 18 वर्ष। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं को अच्छी क्यों? क्योंकि ये कैसी है? तीनों है, सभी नागरिकों को बढ़ावा देती है, व्यक्ति को गर्मा बढ़ावा देती है। ठीक, सभी हो जाएंगे बातें। देखिए आगे भी आगे हमारा विकास डेवलपमेंट विकास है। तो विकास क्या होता है आपको पता है? डेवलपमेंट। विकास से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य क्या है? कि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देकर प्राप्त करना। कह रहा है कि निम्न कौन से संगठन मानव विकास रिपोर्ट द्वारा करता है? तो UNDP। कह रहा निम्न किसे औसत आय भी कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। कह रहा निम्न किस देशों में किस
देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत के सबसे अधिक ऊंचा स्थान है श्रीलंका का। करण में किस राज्य में व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न के देशों मानव विकास सूचकांक के लिए लिहाज में किस देश में स्थिति अन्य से बेहतर है? म्यांमार की। किसी देश के विकास को निर्धारित करने के लिए आधार क्या उपयुक्त से? सभी। स्वास्थ्य शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों के साक्षरता, ठीक, ये सभी जरूरी होती है। आखिर इनमें कौन सा विकास विकसित देश है? फ्रांस है। करण मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 130वां प्राप्त हुआ। देखो आगे बात करते हैं। देखो करण निम्न पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिए लिहाज किस देश में स्थिति भारत में बेहतर है? तो श्रीलंका में स्थित है। समानता किसी देश में विकास निम्नलिखित किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? उपयुक्त में से सभी पर, प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता स्तर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। कारण निम्न किसे कौन ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? इनमें सभी। नियति आकार, बेहतर मजदूरी और उपज की कीमत, सभी। कारण प्रति व्यक्ति को अन्न किस नाम से जाना जाता है? औसत आय के नाम से जाना जाता है। कारण निम्न किस राज्य को अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? केरल की। कारण विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? औसत आय। कारण शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर, ठीक। देखिए दिया गया भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया आपका भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर होने वाले 2 राज्य कौन से? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। कारण कौन से क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्र। कारण निम्नलिखित में से किसे प्रचंड रोजगार के नाम से भी जाना जाता है? तो अल्प रोजगार को, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है सर्वाधिक निजी और क्षेत्रक आधार पर विभाजित है? क्या विभाजित है? उद्योगों में स्वामित्व, ठीक। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि कैसी होती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में होती है। कारण में किस वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई थी? 2005 में, ठीक। कारण जीडीपी से क्या तात्पर्य? सकल घरेलू आय। इसको क्या बोलते हैं? सकल घरेलू आय। अगला क्वेश्चन दिया गया सेवा क्षेत्र में निम्न किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तृतीय क्षेत्र में। कारण भारत में जीविका प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। अगला क्वेश्चन है निम्न किस कृषि का सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को। आगे क्वेश्चन दिया है निम्न किस गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में अंतर्गत आता है? खनन। अगला क्वेश्चन दिया गया द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है निम्न कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है? तो मछुआरा। अगला क्वेश्चन है निम्न कौन सा व्यक्ति संगठित क्षेत्र में अंतर्गत आता है? कृषि मजदूर, ठीक। और देखो अब बात कर लेते हैं हम लोग मुद्रा और साख, ठीक। मुद्रा और साख से क्या संबंधित है? ध्यान समझिएगा। यहाँ दिया गया भारत में करेंसी नोट जारी कौन कराता है? तो कौन कराता है? भारतीय रिजर्व बैंक, ये कराता है। कर सरकारी समिति ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है? 25%। कर औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? अमीर परिवार के लोगों को। कर भारत में रुपयों के प्रयोग को वैधता किस प्रदान की गई है? कानून द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्न किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी? 1970 में। पहला क्वेश्चन दिया गया स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कर विदेशी पर किसे मध्यम होता है? 2 देशों के मध्य होता है। कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। कर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। कर उत्पादन का साधन क्या है? पूंजी। कर विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसे निवेश किया जाता है? तो स्थानीय कंपनियों द्वारा साझेदारी करनी। कर वैश्वीकरण में जीवन स्तर को सुधार की सहायता पहुंचाती है विकसित देशों के लोगों द्वारा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा किया गया था? विकसित देश के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? जिनेवा में हुई थी। आगे क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? कच्चा पेट्रोलियम का। अगला क्वेश्चन दिया गया विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है।
कह रहा भारत का अधिकांश व्यापारी क्या है, समुद्री मार्ग है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द दो से अधिक व्यापारों को दर्शाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, 1991। अगला क्वेश्चन, जब एक देश दूसरे स्थान दूसरे से व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक व्यापार करते हैं, है ना। अब देखो अगला चैप्टर दिया गया उपभोक्ता का अधिकार, उपभोक्ता का अधिकार दिया गया, ठीक है। देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, भारत में उपभोक्ता के आंदोलन के रूप में किसे जाना जाता है, उपभोक्ता जागरूकता के रूप में। कह रहा भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था, 1986 में। कह रहा सूचना पाने का अधिकार कब पारित हुआ था, अक्टूबर 2005 में। कह रहा एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है, खाद्य पदार्थ के लिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को। आगे बात कर लेते हैं, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पर, ठीक। बाजार में शोषण रूप कैसा है, सभी है ना। मिलावटी सामान बेचना, अतिरिक्त शुल्क जोड़ना, कम वजन तोड़ना। उपभोक्ता आंदोलन कब प्रारंभ किसके असंतोष के जुड़ा है, तो दुकानदारों के, बिचौलियों के, उपभोक्ताओं के, जो जमींदारों के द्वारा। 1960 के दशक में किस कारण व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन उदय हुआ था, तो सभी के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर 1970 में क्या होता, किस दशक में उपभोक्ता संस्था विरुद्ध उपभोक्ता अधिकार संबंधी अवलोकनों के लेखकों में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, तो 1970 के दशक तक। पहला क्वेश्चन दिया गया, संयुक्त राष्ट्र की उपभोक्ता सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र के देशों में कब अपनाया गया था, 1985 में। पहला क्वेश्चन दिया, इनमें से कथन सही है, तो ये सभी हैं आपके। उपभोक्ता जिन वस्तुओं, अगर बात करते हैं यहाँ पर, उपभोक्ता जिन वस्तुओं को सेवाओं को खरीदता है उसे बारे में सूचना पाने का अधिकार है। उपभोक्ता को सेवा प्राप्त करने को हमेशा चुनने का अधिकार होता है। उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी, शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार होता है। कोपरा के अंदर उपभोक्ता विवादों के निपटारे को नियंत्रित किया जाता है 3 स्तरीय में, कोपरा एक है। आगे दिया गया, उपभोक्ता विवादों में निपटारे के लिए किस स्तर पर नियंत्रण स्थापित है, जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर पर, है ना। का और खा दोनों। कह रहा यदि कोई मुकदमा जिला स्तर पर न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता के स्तर पर जा सकता है, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। कह रहा यदि कोई मुकदमा राज्य स्तर पर न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता के स्तर पर न्यायालय में अपील कर सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर। कह रहा एक जागरूकता उपभोक्ता बनने के लिए क्या करना पड़ता है, निपुणता और ज्ञान, हो सकता है। अब देखिए अभी बात कर लेते हैं मानचित्र प्रोजेक्ट की। तो देखिए मानचित्र प्रोजेक्ट में आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। ये मानचित्र जो है भारत में राष्ट्रवाद, तो देखिए ये सब मानचित्र आपको भरने के लिए एग्जाम में आएगा। तो मैंने आपको जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं, तो आप देख सकते हो कम से कम आपके अगर एक 22 चैप्टर है, 22 में कम से कम 10 है, तो 220 प्लस मान लो आपको कम से कम 300 एमसीक्यू मैंने आपको करवा दिए, ठीक। 300 एमसीक्यू मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए एक वीडियो में। अभी वीडियो आपके लिए लाइव चला दी जाएगी, और चलाई क्या, लाइव ही चल रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कमेंट करिए, और आंसर भी कमेंट किया करो, ठीक है। वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए टाटा बाय बाय। और याद रखिएगा कि दूसरा चैनल भी हमारा ब्लॉग का चैनल है, तो उसमें भी आप जुड़े रहिए, और स्टडी का चैनल तो यही है जिस पे आप जुड़े रहते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब के लिए बाय।